नमस्ते इंडिया। मैं एडवोकेट अतुल कुमार शर्मा जीएसटी प्रो नेटवर्क में आप सभी का स्वागत करता हूं और आज हम फिर से आपके साथ मुखातिब हुए हैं एक नए सब्जेक्ट को लेकर जिसका नाम है ई इनवॉइसिंग। तो चलिए आज हम बात करते हैं ई इनवॉइसिंग के बारे में। दोस्तों, ई इनवॉइसिंग एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि एवरी बिजनेसमैन एंड एवरी प्रोफेशनल इज जस्ट थिंक अबाउट द ई इनवॉइसिंग। व्हाट इज द ई इनवॉइसिंग, व्हाई इट इज रिक्वायर्ड एंड टू whom it will be required, to whom it on required। तो जैसे कि आप सभी को अभी मैंने बताया कि सभी लोग चिंतित हैं कि किस व्यापारी पे एप्लीकेबल होगा, किस बिजनेस पे एप्लीकेबल होगा और आखिर इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ी। तो दोस्तों, हम इसका थोड़े से बेसिक बैकग्राउंड की तरफ जाते हैं कि ई इनवॉइसिंग की आवश्यकता क्यों पड़ी। वैसे तो ऐसा नहीं है कि ई इनवॉइसिंग एक इनिशियल फेज में ही बनाया हुआ एक इंटरफेस था जो कि स्पेशली डिजाइन किया गया था फॉर द पर्पज ऑफ ई वे बिल। क्या था ये? ई वे बिल था कि अगर कोई व्यापारी अपना इनवॉइस को अगर अपलोड कर देता है और IRN इनवॉइस रेफरेंस नंबर जनरेट कर लेता है तो उसके बाद उसको उस इनवॉइस को अपनी गाड़ी के साथ रखने की आवश्यकता नहीं रहती थी। मींस अगर IRN जनरेटेड है तो ई वे बिल उसके मोबाइल में होना चाहिए एंड देयर इज नो अदर डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड विद द व्हीकल। तो दोस्तों, ये बेसिक कॉन्सेप्ट वहीं से था, बट उस समय इतना वाइडर स्कोप उसका नहीं था। दो पीपल हु वांट्स कि भाई मेरे को ई वे बिल में इनवॉइसिंग में प्रॉब्लम ना हो, कोई मेरी गाड़ी में इशू ना उठे, उसके लिए ये बनाया गया था। इम्प्लीमेंटेशन में थोड़ा सा टाइम लगा, उस समय नहीं थी इस तरह की, बट एक्ट में प्रोवाइडेड था। जैसा कि पिछले विगत 3 सालों में हम देख रहे हैं कि आईटीसी का फ्रॉड गवर्नमेंट को बड़ा चिंता का विषय बन गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक फ्रॉड में जिन लोगों ने वो फ्रॉड को किया उसके अलावा कुछ जेन्युइन व्यापारी, जेन्युइन पर्सन भी उसकी वजह से प्रॉब्लम में है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं लिटिगेशन को फेस कर रहे हैं। तो सरकार ने इसको देखते हुए ई इनवॉइस को इंट्रोड्यूस किया। तो सर्वप्रथम ये जो विषय था, ये विषय 20 अगस्त 2019 में जीएसटीएन के माइंड में उनकी जो टीम है उसने सोचा और उसको जीएसटी काउंसिल को एक ड्राफ्ट बना के, आई थिंक सो ये 37वीं जीएसटी काउंसिल मीटिंग में इसको रखा गया और जिसको जीएसटी काउंसिल ने पास कर दिया। इसके बाद जीएसटी काउंसिल ने सितंबर 2019 में इसको पास किया। इस ड्राफ्ट को आईसीआई को दिखाया गया और उसके देखते हुए एक इनवॉइस वेरियस इंडस्ट्रीज को देखते हुए उसका एक स्कीमा, इसका एक डॉक्यूमेंट क्रिएट किया गया कि हर इंडस्ट्री को, हर बिजनेस को एक सिंगल टाइप का एक इनवॉइस बनाना होगा। तो दिस इज द बैकग्राउंड ऑफ ई इनवॉइसिंग। तो दोस्तों, जीएसटीएन ने इस तरीके से एक नोटिफिकेशन नंबर 60/2020 में एक स्कीमा उसका नोटिफाइड किया कि किस तरीके का एक ई इनवॉइस के जो पैरामीटर्स होंगे वो होंगे। इसके बाद 1 अक्टूबर 2020 से 500 करोड़ से ऊपर वाले व्यापारियों के ऊपर ये एप्लीकेबल होना था, जिसका कि नोटिफिकेशन नंबर 61/2020 था। मींस जिसका 17, 18 और 18, 19 में। तो दोस्तों, जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि 1 अक्टूबर 2020 से जीएसटी काउंसिल ने ये कंफर्म किया कि हम अब ई इनवॉइसिंग मैंडेटरी करेंगे। किसके लिए? जिनका व्यापार 500 करोड़ से ऊपर का है। तो इसका नोटिफिकेशन नंबर 61/2020
नोटिफाइड हुआ। इसके बाद 1 जनवरी 2021 को गवर्नमेंट ने फिर से डिसाइड किया, क्योंकि जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि देयर आर लॉट ऑफ फ्रॉड्स रिगार्डिंग आईटीसी हो रहे हैं। इसको देखते हुए सरकार ने वो जो तो रिड्यूस करके 1 जनवरी 2020 से कर दिया, उसको रिड्यूस करके कर दिया कितना 100 करोड़। इसका नोटिफिकेशन नंबर था 88/2020। ये एप्लीकेबल होना था पर हो नहीं पाया, और उसके बाद सरकार ने फिर अगेन 8 मार्च को डिसाइड किया कि नहीं, ये जो है 50 करोड़ से ऊपर वाले को ई इनवॉइसिंग जनरेट करनी पड़ेगी। तो दोस्तों, जिसके भी व्यापार का बिजनेस टर्नओवर 50 करोड़ है, चाहे वो टैक्सेबल हो या एग्जेम्प्ट हो, वो सारा मिला के 50 करोड़ से ऊपर का, उसके ऊपर ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल। दोस्तों, ये तो बात आ गई कि किसके ऊपर एप्लीकेबल होगा। अब ये कहाँ एप्लीकेबल होगा? ये केवल और केवल B2B इनवॉइस के ऊपर एप्लीकेबल होगा। मींस बिजनेस टू बिजनेस, जिनको हम आईटीसी फॉरवर्ड करते हैं उनके ऊपर ये एप्लीकेबल होगा, ये और किसी के लिए नहीं होगा। मतलब B2C के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा, आपको B2B के इनवॉइस को आपको ई इनवॉइस करना होगा। अब ये किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा? मतलब अभी तक हमने समझ लिया कि सभी व्यापारियों पे होगा जिसका टर्नओवर 50 करोड़ से ऊपर है, लेकिन किस पे नहीं होगा? इसके लिए भी नोटिफिकेशन हुआ 13/2020, जिसमें कि ये क्लियर किया गया कि इन लोगों के लिए आपको ई इनवॉइसिंग नहीं करनी होगी। वो कौन है? एक है GTA, गुड्स ट्रांसपोर्टर है, उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। इंश्योरेंस कंपनियां एप्लीकेबल नहीं है। कोई सिनेमा है, कोई एग्जीबिशन चलाता है, उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। SEZ है, उसके ऊपर एप्लीकेबल ये नहीं है। लेकिन ये जो मैंने आपको पहले बताए, पहले 4, एक इंश्योरेंस कंपनी, GTA, दूसरा रजिस्टर्ड एग्जीबिटर या सिनेमोग्राफी वाले, और पैसेंजर ट्रांसपोर्ट, जो पैसेंजर ट्रांसपोर्ट करते हैं, इनके ऊपर, चारों के ऊपर 13/2020 से ये चीज एप्लीकेबल नहीं थी। लेकिन एक चीज और ऐड की, वो थी SEZ के ऊपर भी एप्लीकेबल नहीं होगा। उसका नोटिफिकेशन नंबर 61/2020 है। तो बस कुल मिला के 5 चीजों पर आपका ये ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल नहीं होगी। अब ये बेसिक क्या है? अल्टरनेटिव अभी तक जो चल रहा था वो क्या चल रहा था? वो ये चल रहा था कि हम सबसे पहले B2B को हम GSTR 1 में फाइल करते थे। वो GSTR 1 से जो सप्लायर था उसके 2A में दिखता था, और 2A से देखते हुए वो उसका इनपुट क्रेडिट लिया करता था। मींस एक्चुअल में होता क्या था कि इसमें गैप होता था। जब मैंने कोई एक इनवॉइस बनाया और उस इनवॉइस से हमने को दूसरे को सप्लाई दी, और उसकी रिपोर्टिंग में एक टाइम लगता था। जैसे कि हम पहले ऑलरेडी जानते हैं कि GSTR 1 जिनका टर्नओवर लेस देन 1.5 करोड़ था, उनके लिए क्वार्टरली हुआ करता था या मंथली हुआ करता था। तो कहीं ना कहीं अगर मान लीजिए मैंने 1 जनवरी को कोई इनवॉइस रेज किया, तो उसके लिए गवर्नमेंट को उसके बारे में जानने के लिए मिनिमम 1.5 मंथ मींस 30, मतलब मेरा 13 तारीख को मेरी या 11 तारीख को मेरी GSTR 1 फाइलिंग की डेट होती है। मींस 1 महीना 11 दिन सरकार को और सप्लायर को वेट करना पड़ता है कि मेरा जो इनवॉइस है, मेरा जो परचेज है, मेरी जो सप्लाई है वो रिकॉर्डेड हो गई है। अगर मान लीजिए 1 महीने 11 दिन के बाद अगर कोई गलती हो जाती है तो उसको सही या कुछ भी करने के लिए उसे अगेन 1 महीने वेट करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं इसमें जो प्रॉब्लम थी वो सीमलेस नहीं थी, कहीं ना कहीं रिपोर्टिंग में प्रॉब्लम थी। इसको देखते हुए ई इनवॉइस को जनरेट किया गया। तो इसके बेनिफिट्स क्या हैं? जीएसटी में ई इनवॉइस के बेनिफिट ये हैं कि एक तो आपका रियल टाइम एक्सेस है। मींस आज मैंने इनवॉइस बनाया, आज ही मैंने उसको पोर्टल पे अपलोड कर दिया, तो सरकार को और जो बायर है, जो सप्लायर है, उसको आज ही सारी रिपोर्टिंग हो गई। तो सबसे बड़ा फायदा ये हो गया। एक जेन्युइन आईटीसी
जिसकी जेन्युइन आईटीसी थी वो कहीं ना कहीं कर्व हो गई, उसमें फ्रॉड होने के चांसेस कम हो गए। मींस अगर मेरे को कोई भी इनवॉइस, कोई भी क्रेडिट नोट, कोई भी डेबिट नोट मैं अब बैक डेट में नहीं काट पाऊंगा। मींस अगर मुझे आज काटना है तो आज के ही इनवॉइस को मुझे अपलोड करना पड़ेगा। ये नहीं है कि मैं 5 दिन पुराने इनवॉइस को कल अपलोड करूं। तो कहीं ना कहीं आपका रियल टाइम एक्सेस है, रिपोर्टिंग एक प्रॉपर है, हर जगह हर सॉफ्टवेयर में वो JS1 फाइल खुल जाएगी, क्योंकि वो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट बनाया गया है जिसको कि हर फॉर्मेट का सॉफ्टवेयर भी उसको ओपन कर लेगा। दूसरी बात, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क। जैसे कि पहले हम इनवॉइस बनाते हैं, इनवॉइस बनाने के बाद GSTR1 में फाइल करते हैं या इसका ई वे बिल बनाते हैं, तो कहीं ना कहीं एक ई इनवॉइस का फायदा क्या होगा बॉस, कि वो फायदा होगा डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, मैन पावर आपकी रिड्यूस हो जाएगी। मींस जैसे ही आपने ई इनवॉइस को अपलोड किया, आपका ई वे बिल भी उसी से बन जाएगा पार्ट ही, वहीं से आपका GSTR1 में भी अपलोड इनपुट हो जाएगा। तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं वो सीमलेस हो जाएगा, आपको जो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क था वो कम हो जाएगा, रियल टाइम एक्यूरेसी बढ़ जाएगी, गलती के चांसेस कम हो जाएंगे। जो जेन्युइन इनपुट क्रेडिटर हैं, जिनको जेन्युइन इनपुट क्रेडिट लेना है, उनके लिए प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो जाएंगी। और चूंकि दूसरी एक प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी ऑडिट और सर्वे की, अथॉरिटी जो सर्वे और ऑडिट करते हैं उसकी भी प्रोबेबिलिटी कम होगी, क्योंकि जो डेटा जो सरकार को चाहिए होता है, जो अथॉरिटीज को, टैक्स अथॉरिटीज को चाहिए होता है, वो रियल टाइम मिल रहा है। दे कैन सी योर डेटा ईच एंड एवरी डे। तो कहीं ना कहीं जो अभी तक मैंने आपको बताया कि कहीं ना कहीं हमें इनवॉइस को देखना होता था, उसकी R1 से मैच करना होता था, वो सारा काम एक रिकंसिलेशन ऑफ each and every data with the ITC, with the sales, with your everything is just be in a one click. So सर्वे और अथॉरिटीज की जो ऑडिट थी उसको भी मिनिमाइज किया जा सकेगा। तो दीज आर द बेनिफिट्स। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि देखिए कहीं ना कहीं ई इनवॉइसिंग का जो बेसिक मेन कंसर्न है वो बहुत गवर्नमेंट का क्लियर है कि दे डोंट वांट टू बी बिग द टाइम। वे कहीं ना कहीं जो क्लू हैं, जो प्लग्स हैं, जो आपका एरिया, जो ग्रे एरिया है, उसको प्लग इन करने का है। सरकार नहीं चाहती है कि कोई भी व्यक्ति इनवॉइसिंग, जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि अभी तक क्या होता था, मान लीजिए मेरे पास परचेज पड़ी हुई है, कोई पर्सन आया कि आपके पास ITC है, आप बिल काट दीजिए, तो कहीं ना कहीं वो बिल बाद में खरीदते थे, पहले सेल कर देते थे, जो अब पॉसिबल नहीं होगा। ई इनवॉइस उसी दिन होगा जिस दिन उसने उसको सेल किया है। वो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि मैं 1 तारीख को पहले सेल कर दूं और बाद में परचेज लूं। मींस यहाँ पे आपकी रियल टाइम सिस्टम चल रहा है, और यही सबसे बड़ा मेन मकसद है कि हम उस टैक्स के जो मिसमैच को कम कर सकें। जो जेन्युइन डीलर हैं, जो जेन्युइन बिजनेसमैन हैं, उनका कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स, उनको कहीं ना कहीं इश्यूज कम हो सके, और सरकार उन लोगों पे अपना एक शिकंजा कस सके जो कि फ्रॉड करते हैं। बेसिक कंसर्न यही है। दूसरी बात, ई इनवॉइस जो बना उसके 12 सेक्शन है, 138 आई थिंक, तो पैरामीटर्स हैं, जो चीजें हैं जो कि उन्होंने स्टैंडर्ड फॉर्मेट में दी हुई हैं, उसको बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं। अब इसमें क्या है, आपके पास टूल्स हैं, आपकी एक ई इनवॉइसिंग का पोर्टल है, ई इनवॉइस पोर्टल। आप वहां जाएंगे, ई इनवॉइस पोर्टल पे आपको अपनी JS1 फाइल जो आपने सॉफ्टवेयर से जनरेट की है उसे आप अपलोड कर देंगे। उससे वहां से क्या होगा, वहां से एक IRN, इनवॉइस रेफरेंस नंबर जनरेट होगा, जो अपने आप में एक यूनिक होगा। वो कैसे यूनिक होगा, उसके कॉम्बिनेशन है, वो उसका GST नंबर, डेट और ईयर, इसका एक कॉम्बिनेशन बनके एक IRN जनरेट होगा, जो कि कभी भी एक अपने आप में यूनिक होगा, वो कभी भी किसी भी IRN से मैच नहीं करेगा। तो ये सबसे बड़े फायदे होंगे कि सरकार एक ही चीज में आपकी सारी चीजों को कंट्रोल कर सकेगी। तो ई इनवॉइसिंग के बारे में हम आपको बता चुके हैं कि इनवॉइसिंग इज जस्ट टू बी सीन कि हम B2B को कंट्रोल कर रहे हैं। दूसरी बात, मैं आपको एक चीज और बता दूं दोस्तों, मैं पिछला वीडियो, शायद अभी आने वाला हमारा वीडियो है, जिसमें हम बात कर रहे थे जिन भी बिजनेस का टर्नओवर 500 करोड़ से ऊपर का है, उनके B2C के लिए भी QR कोड्स को मैंडेटरी कर दिया है, और वो भी एक अपने आप में टैक्स अथॉरिटीज ने जो B2C में कहीं ना कहीं लकूने हैं उनको कर्व करने की कोशिश की है, जिसको कि हम अगले वीडियोज में देखेंगे। थैंक यू। आपको हमारे वीडियो कैसे लग रहे हैं आप हमें बताते रहिए, और कुछ आपको नए वीडियो चाहिए तो आप हमें
कमेंट कर सकते हैं, अच्छे लग रहे हो शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जीएसटी प्रो नेटवर्क का एक ही मकसद है, आप लोगों को अपडेट रखना, आप लोगों को कोई भी जो चीजें हैं, जो उनकी मिथ्स हैं, उन मिथ्स को हटाना। तो मैं एक बात आपको बता दूं दोस्तों, चाहे आपका टर्नओवर 50 करोड़ का है या नहीं है, मेरी ओपिनियन ये है, इफ यू आर अ रियल businessman, you use the e-invoice whether it's your business is, your turnover is less than 50 crore. It is helping you to grow because of it's seamless. You are not looking for a lot of person involving in your reconciliation. Thank you.